फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 एडिटोरियल्स करने वाले हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है फर्स्ट वन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था, ठीक है, डिस्क्वालीफाई होता है ना, जानते हो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है? या तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, या फिर तुम्हारा जानते हो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से स्पीकर भी कर सकता है, या चेयरमैन भी कर सकता है, पता है ना। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है लक्षद्वीप एमपी का, उसको लेके बहुत सारा इश्यूज हुआ है यहाँ पे, तो उस चीज़ को समझेंगे। 53 54 देखो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे विधवा पेंशन दिया जाता है ना, विधवा पेंशन दिया जाता है बीपीएल कैटेगरी वाले लोग के लिए, या फिर जो तुम्हारा एल्डरली पीपल के लिए भी पैसा दिया जाता है। ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में बहुत कम रुपया दिया जा रहा है, तो सरकार जो केंद्र सरकार है ना, वो नाम के लिए बस ये प्रोग्राम को चला रही है, पैसा वैसा तो दे नहीं रही है ठीक से। तो इससे रिलेटेड तुम्हारा एडिटोरियल है। 55 देखो, ये पोलियो के लेके है, जैसे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, जानते हो ना कि पोलियो वायरस क्या है? पोलियो वायरस का 3 स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3। स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 पूरा खत्म हो गया दुनिया में, बट स्ट्रेन 1 वाला जो पोलियो वायरस है अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, बाकी इंडिया से वो डिसअपेयर हो चुका है। तो इसमें उससे रिलेटेड इशू समझेंगे। एंड लास्ट वन देखो, ये पूरा ही बहुत खतरनाक एडिटोरियल्स हैं, जहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हम समझने वाले हैं, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जा रहा है सेबी के ऊपर कि सेबी कर क्या रहा है। समझ गए ना? विद दिस वर्ड लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। तो 53 देखो, जीएस पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था 20 फरवरी को, बहुत हाल फिलहाल का चीज़ है। तो देखते हैं कि मामला क्या है। देखो इसमें अब तुम लोग कोई कोर वाला यूपीएससी स्टूडेंट होना चाहिए था इसमें, ठीक है ना, कोर वाला स्टूडेंट ही गायब है, सिट्टू छोड़ के। बस समझो, सिट्टू तुमको ही एड्रेस करेंगे, ऐसे समझिए, लोग नहीं समझ पाएगा। अच्छे समझना, पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि ये देखो ये क्या डेवलपमेंट हुआ अभी। जो एमपी है लक्षद्वीप से भी एमपी आएंगे, ठीक है, इनका नाम था मोहम्मद फैजल, इनको कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, इनको कारावती जो सेशन कोर्ट है, वही सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, ठीक है, उसने दोषी करार दिया, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज लगा कि इन्होंने मर्डर किया है, और इसलिए ये सेशन कोर्ट ने 10 साल का इसको कारावास दे दिया। बहुत बड़ी बात है ना, एमपी के अगेंस्ट, वो भी सिटिंग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा है, और उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया कि ये क्या है, मर्डर, इसने मर्डर करने की कोशिश किया है और इसलिए 10 साल का इसको कारावास होगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो अब यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस आ जाएगा कि जब सिटिंग एमपी इस तरह का जो कर रहा है, तो इस पर कार्रवाई तो होगा ही होगा। तो देखो बहुत फेरबदल हुआ है इसमें। जनवरी 13 तारीख को द लोकसभा ने कहा कि ठीक है, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया एज ए एमपी, ठीक है, जैसे डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन से वो उसको मुजरिम करार दिया गया है, उस दिन से उसका डेट ऑफ उसका जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है एमपी का, वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। बड़ी बात है, एमपी ने कर दिया, ऊपर कर दिया, लोकसभा ने अनाउंस कर दिया। उसका देखो जनवरी 18 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिक्स किया कि ये 27 तारीख अब फिर से बाई इलेक्शन किया जाएगा। 27 तारीख बाई इलेक्शन होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और उसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा जनवरी 31 से, ठीक है। ये बहुत बड़ा कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मीनवाइल ये एमपी जिसको बर्खास्त किया गया है मोहम्मद फैजल को, इसने केरल हाईकोर्ट में जाके याचिका लगा दिया, और गजब बात है कि केरल हाईकोर्ट ने भी क्या कर दिया, स्टे लगा दिया। तो उसके बाद बोला स्टे लगा दिया, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है, कोई भी सेशन कोर्ट यदि कोई भी फैसला दे तो उसके ऊपर स्टे लगाने का, तो स्टे लगा दिया है। अब मामला फंस गया बीच में कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दिया कि 27 को बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन मतलब वो छूट जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हो गया वो, तो जगह चला जाएगा, मतलब वो प्लेस चला जाएगा, तो उस पर फिर बाई इलेक्शन होगा, फिर नए मेंबर आएंगे वहाँ से, तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो हाई कोर्ट देखो, हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन, और फिर उसके बाद बहुत मैटर हुआ है। तो आगे देखो इसमें है क्या, आखिर ये मामला है क्या। तो आर्टिकल 102 को याद करो। ये आर्टिकल में बताया गया है स्टूडेंट कि पर्सन
ए पर्सन shall be disqualified for contesting election and being a member of parliament under certain condition। यानी कि एक पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, या फिर जो पार्लियामेंट का ऑलरेडी मेंबर है, सिटिंग एमपी है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अंडर दिस ग्राउंड। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस दोनों तरीके से, एक संविधान में भी दिया गया है 102 में भी दिया गया, और एक रोपा एक्ट में भी दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी। तो हम लोग पहले संविधान का देख रहे हैं कि संविधान में क्या लिखा गया है। यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताए थे ना, केवल मिनिस्टर ही कर सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, बाकी कोई एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा देखो, यदि अनसाउंड माइंड है, यानी कि ठीक से काम नहीं कर पा रहा, मेंटली चैलेंज्ड है, या फिर इंसॉल्वेंट है, बहुत कर्जा हो गया और चुकाने के कगार पे नहीं है, तो ऐसे लोग भी एमपी से बर्खास्त हो सकते हैं, या फिर एमपी के इलेक्शन से वो बर्खास्त हो सकते हैं, एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, या फिर भारत का वो सिटीजन नहीं है। समझ गए? ये तीन ग्राउंड पे हम किसी भी सिटिंग एमपी को या फिर कोई भी मेंबर जो इलेक्शन लड़ना चाहता है एमपी के लिए, उसको बर्खास्त कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और चौथा भी एक है कि पार्लियामेंट भी क्या कर सकता है, पार्लियामेंट भी अपना एक लॉ बना सकता है इससे रिलेटेड। देखो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इसके आधार पर क्या लिखा गया है कि 1951 के एक्ट के हिसाब से पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा यदि कोई भी पर्सन 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए जेल गया। तो लालू प्रसाद भी इसी में फंसा था। ठीक है, 2 साल या 2 साल से अधिक कोई भी कन्विक्टेड हो गया, उसके ऊपर लग गया और वो जेल में चला गया 2 साल या 2 साल से अधिक, तो वो इलेक्शन तुम्हारा वो 2 साल के तो लड़ेगा नहीं क्योंकि वो जेल में है। उसके बाद जब जेल से छूट के आएगा तो 6 साल तक के लिए भी नहीं लड़ सकता है वो। यानी कि जितना दिन वो जेल के अंदर है वो तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। अब मान लो कि 2 साल के लिए हो या फिर 3 साल के लिए, लेट से 3 साल के लिए जेल में है, यदि 3 इयर्स के लिए जेल में है तो उसके बाद 3 इयर्स के बाद वो छूटेगा तो 6 साल जो है, 6 साल वो कभी लड़ ही नहीं सकता है। तो इतना हार्ड प्रोविजंस, बात समझ में आ गया ना। द पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फर्दर 6 इयर्स, वही बताया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, ये तुम्हारा एमपी के इलेक्शन लड़ना है तब ये प्रोविजन है, बट जो सिटिंग एमपी है उसके लिए क्या होगा, क्योंकि सिटिंग एमपी के लिए दूसरा केस था। बट जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2013 में, लिली थॉमस केस, लिली थॉमस केस के अंतर्गत क्या हुआ कि जो रोपा एक्ट में जो चीज़ था उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो पहला 8 विल बहुत इंपॉर्टेंट है लीगलिटी टर्म्स में, समझ गए। तो एक्सेप्शन है सिटिंग मेंबर्स के लिए, क्योंकि सिटिंग मेंबर्स को कहा गया था कि जिस दिन उसके ऊपर आरोप लगेगा वो 3 मंथ्स के अंदर वो अपील कर सकता है, और 3 मंथ्स के अंदर यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहो अब बैठ के। ठीक है, तो ये बहुत सेफ गार्ड था। बट बाद में लिली थॉमस केस में इस चीज़ को हटा दिया गया कि कोई बात नहीं, चाहे सिटिंग एमपी हो चाहे जो आदमी लड़ना चाहता है एमपी के इलेक्शन के, दोनों के लिए बराबर प्रावधान रहेगा। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2013 में, लिली थॉमस केस, समझ गए। द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल अंटिल द अपील इज डिसाइडेड, यानी कि जब स्टे लग गया, यानी कि सिटिंग एमपी के लिए था, जब स्टे लग गया, जब तक अपील पूरा ना हो जाए, अपील डिसाइडेड ना हो जाए, तब तक सिटिंग एमपी के ऊपर स्टे लग जाएगा और वो बना रहेगा एमपी के रूप में। बगैर वो जो लास्ट का जो देयर इज एन एक्सेप्शन, ये वाला और लास्ट वाला है, उस चीज़ को हटा दिया गया लिली थॉमस केस में। ये बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पहले क्या था और बाद में क्या चेंज हुआ, तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे चेंजेस क्या आया है। आगे देख लो, वाई दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन एंड सिटिंग एमपी। आखिर जो कैंडिडेट्स लड़ना चाहता है इलेक्शन के लिए और जो सिटिंग एमपी है, आखिर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। सिटिंग एमपी के लिए तो क्या है कि 2 साल, यदि मान लो कि सिटिंग एमपी के ऊपर कार्रवाई हुआ तो वो स्टे लगा के वो कंटिन्यू कर सकता है। बट जो मेंबर जो एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है उसके ऊपर यदि 2 साल या 2 साल से अधिक वो फंसा तब तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है, उतना दिन तक भी नहीं लड़ेगा, प्लस 6 ईयर तक भी नहीं लड़ेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। देखो, तो इसका जो पहला जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो 2005 में केस गया था, है ना। यहाँ पे मामला आर्टिकल 14 का आता है। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो सिटिंग एमपी हो चाहे जो मेंबर इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके लिए भी बराबर का हक होना चाहिए। तो प्रभाकरन वर्सेस पी जयारंजन, यानी कि सिंपल कह सकते हो प्रभाकरन केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो सिटिंग एमपी है उसका नियम अलग होना चाहिए और जो मेंबर जो जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए उसका नियम सही होना अलग होना चाहिए। अभी जो भी रोपा एक्ट में दिया गया सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
क्योंकि इसमें बताया गया कि यदि सिटिंग एमपी गिर जाए, सिटिंग एमपी डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो मेजोरिटी पे असर पड़ सकता है, हो सकता है सरकार गिर जाए, इसलिए भी एक प्रॉब्लम था। देखो वही सेकंड में बताया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है जो कि बाद में मान लो कि एक्यूटेड हुआ, वो पकड़ा गया, तो ये चीज़ जो है ना वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। जैसे मान लो कि किसी के ऊपर दोष साबित हो गया, तो पहले जो किया, अब यहाँ से वो चीज़ सर्व नहीं कर सकता है एमपी के रूप में, समझे। तो वही था, कोर्ट स्टेटेड दैट this could not be done as this would require results of the election to be cancelled, therefore the removal of disqualification would be prospective and for future elections। यानी कि जो रिमूवल होगा डिस्क्वालिफिकेशन का वो फ्यूचर के लिए होगा, पास्ट के लिए नहीं होगा। अब समझो ये अब यहाँ यानी कि कहने का मतलब है कि 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था प्रभाकरण केस का, उसमें क्या था कि जैसे रोपा एक्ट में दिया गया है बिल्कुल उसी को स्टेट किया गया, कोई बात नहीं है। सिटिंग एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसका प्रोसेस ठीक ही है, और जो एमपी जो मेंबर लड़ना चाहता है एमपी का इलेक्शन में उसका अलग होगा, एज इट इज रखा गया। बट लिली थॉमस केस इसमें ओवरटर्न कर दिया गया है इस चीज़ को, और रोपा एक्ट में बहुत सारा जो चीज़ था प्रोविजन उसको हटा दिया गया वहाँ से। तो देखो 2013 में 2 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, और उसने कहा कि ये जो सिटिंग एमपी के लिए जो अलग प्रावधान है कि 3 महीना से पहले वो अपील करके वो स्टे लगा के बच सकता है, तो इस चीज़ का वो चैलेंज किया वहाँ पे। तो आर्टिकल 102 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बना सकती है, चाहे वो अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो, बना सकती है। तो उसके बाद इसने क्या कहा, देखो इसने कहा कि नो राइट टू इक्वलिटी प्रिवेल्ड होगा, चाहे वो सिटिंग एमपी हो चाहे जो मेंबर एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहता है, दोनों के लिए नियम बराबर होने चाहिए। इसलिए इसने गुजारिश किया कि इसने आर्टिकल 101 का वहाँ पे देखो ध्यान दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 102 हिज सीट विल देयर ऑन बिकम वैकेंट, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर आरोप लगा उसका सीट वैकेंट हो जाएगा, उसका सीट चला जाएगा। इससे पहले एमपी का पहले क्या था कि एमपी का प्रोविजन था कि यदि उसके ऊपर कोई तरह का इस तरह का दोषी पाया गया तो वो 30 दिन के अंदर यदि अपील करता है और हाई कोर्ट उसको स्टे लगा देता है तो वो एमपी बना रहेगा, आगे भी एमपी जाके फॉरवर्ड होगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बोला कि जैसे जिस दिन उसके ऊपर लग गया तो 30 दिन कोई प्रोविजन नहीं है, वो वैकेंट हो जाएगा एमपी वाला सीट। तो लिली थॉमस ने क्या किया कि रोपा एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। और इस बार जो केस हुआ है लक्षद्वीप एमपी का, वो फिर से 2005 वाला जजमेंट को फॉलो किया है। तो मैटर इसलिए क्या हो गया, पूरी तरीके से क्रॉस हो गया है, समझ गए। तो देखो नवजोत सिंह सिद्धू का केस देखो, नवजोत सिंह सिद्धू को भी पकड़ा गया था, ठीक है, 3 साल का कारावास हुआ था उसको जब वो एमपी था। तो उस समय वो अपना सीट को वैकेट किया, बट वो इलेक्शन लड़ना चाहता था, तो इसलिए जो कन्विक्शन पाया गया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा तो फिर जाके इलेक्शन लड़ सकता है। देखो 2007 में इलेक्शन, उसके बाद उसके ऊपर स्टे लग गया 2007 में, उसके बाद फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन से उसको हटा दिया गया और फिर वो इलेक्शन लड़ा और वो जीता। और अभी देखो अभी सर रहा है ना पटियाला कोर्ट में, हाँ पटियाला कोर्ट में ही पड़ा हुआ है, जेल में, हाँ कोर्ट बोले सॉरी, पटियाला जेल में पड़ा हुआ वो। तो इसका मतलब क्या हो कि दिस इशू वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड इन लिली थॉमस जजमेंट, यानी कि लिली थॉमस जजमेंट में यही तो हुआ था कि 2013 का जो जजमेंट था उसमें ये बात रखा गया है स्टूडेंट कि ठीक है यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देता है, मगर खाली तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक एमपी के ऊपर हुआ तो एमपी का सीट तो वैकेट करना पड़ेगा, आप नए इलेक्शन के लिए जा सकते हो, बट आपको खाली तो करना पड़ेगा। ये लिली थॉमस केस में भी हुआ है और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया है। अभी का मामला देखो, अभी का मामला दूसरा है। देखो नाउ द लक्षद्वीप केस बिकम क्वाइट क्यूरियस। ये लक्षद्वीप का जो हुआ, लक्षद्वीप के केस में केरल हाई कोर्ट ने बहुत अलग जजमेंट दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि बाई इलेक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत महंगा चीज़ है। इसलिए अभी जो एमपी है, जो लक्षद्वीप का जो एमपी था मोहम्मद करके, वो जो भी बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, अभी इलेक्शन नहीं होगा, वो बने रहेगा जब तक वो दोषी नहीं पाया जाएगा, तब तक वो एज ए एमपी बना रहेगा। ये तो फिर लिली थॉमस का अपोजिट हो गया, क्योंकि लिली थॉमस में कहा गया कि जैसे ही कन्विक्टेड होगा तो उसको वैकेंट करना पड़ेगा सीट। बट देखो अभी केरल हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है कि वैकेंट नहीं करेगा, क्योंकि यदि इलेक्शन के लिए जाएगा तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तो इसलिए फंस गया है।
देखते हैं आने वाले समय में ना इस पर बहुत बड़ा जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का। दैट्स इट, आगे बढ़ जाओ। 54 देख लो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर नेम सेक। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये नाम के लिए रह गया, इस पर काम नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा। तो पहले देखते हैं GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। ये हिंदू पेपर में 18 फरवरी को आया था स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आखिर क्या है ये मामला। देखो ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये बहुत साल से चल रहा है, बट अभी जो सरकार जो पैसा इस पे लगा रही है बहुत कम दे रही है, नाम मात्र दे रही है। इससे ज़्यादा तो कई गुना ज़्यादा तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, देखो यहाँ पे 2007 के बाद देखा जाए तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। किसके हिसाब से? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के हिसाब से, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कुछ सरकार भी देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, कुछ तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। अब देखो इट विल बी वेरी सरप्राइज कि इसमें देखो एल्डरली पीपल को केवल 200 रुपये मिलता है, जो बूढ़े लोग हैं 60 प्लस हो गए, और 300 रुपये मिलेगा तुम्हारा विडोज को, विधवा को मिलेगा, और 300 रुपये तुम्हारा मिलेगा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग वाले लोग हैं उसको 300 मिलता है महीना में। यही सेम चीज़ 15 साल भी इतना ही मिल रहा था, 15 साल पहले भी इतना ही पैसा मिल रहा था। और इस बीच में कितना परसेंटेज तुम्हारा इन्फ्लेशन आया? 15 साल पहले जो सामान खरीदने का जो परचेसिंग पावर था उसके कंपैरिजन में अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये चीज़ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, समझ में आ गया ना। और उतना ही नहीं, ये जो 200 और 300 जो पर मंथ दिया जा रहा है अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल को, वो भी 2001 के सेंसस के हिसाब से दे रहा है। एक तो 2011 का सेंसस सब जगह लागू हो गया, अब 2001 के हिसाब से दे रहा है। 2001 के हिसाब से BPL कैटेगरी का जो स्टेटस होगा और अभी 2011 का स्टेटस होगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो अभी तक बजट में NSAP के लिए यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए केवल 9000 दिया गया है। अरे इससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा राजस्थान अपने पेंशन स्कीम के लिए दिया है, तो हाँ बहुत ज़्यादा ही दिया है, इससे ज़्यादा है आएगा इसमें। देखो अब इसमें समझेंगे पास्ट 15 ईयर्स में लगभग यही चल रहा है कि जो तुम्हारा NSP है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर इसके अंदर देखो किसके लिए? एल्डरली के लिए, विडोज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो BPL कैटेगरी वाले लोग का है उससे देते हैं। और इसके अंदर देखो ये 3 मेन स्कीम्स हैं: इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडोज पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। यानी कि पहले वाले को 200 रुपया और सेकेंड और थर्ड वाले को 300 रुपया पर मंथ। ठीक है, लास्ट देखो ये चीज़ 15 साल पहले भी यही था और अभी भी यही है, लास्ट 15 ईयर से यही है। ठीक है, अब एग्जांपल समझो यहाँ पे कि 2014 और 15 में जो एक्सपेंडिचर जो बजट होता है, एक्सपेंडिचर का बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, एक्सपेंडिचर बजट में 0.58% दिया गया था। इस बार देखो 23 और 24 में ओनली 0.21% दिया, 0.21%, इतना कम दिया गया है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को इनकरेज किया गया कि भाई तुम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो, और स्टेट गवर्नमेंट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब देखते हो कई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे साउथ का देखोगे तो साउथ में तो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है एल्डरली पीपल को। एल्डरली पीपल को तुम्हारा 2000-3000 पर मंथ दिया जाता है। तो सेंटर के हिसाब से चलोगे 200-300 तो कुछ नहीं होने वाला है इन लोग का। तो इनफैक्ट स्टेट ज़्यादा इस चीज़ का बर्डन उठा कर पैसा दे रही है। बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो लगभग तुम्हारा वही देखो यहाँ पे कितना है, बस 16 करोड़ तो और घटा दिया गया है। 22 और 23 में जो पैसा जो दिया गया था उसके कंपेरिजन में 23 और 24 में तुम्हारा और कम दिया गया है, समझ गए, बहुत कम दिया गया है। तो वही बोला कि देखो 9000 कंसिस्टेंट है, उस समय भी देखो 9652 करोड़ था और इस बार भी 9636 करोड़ है, देख रहे हो, और कम दे दिया गया है। तो कहने का मतलब साल भर साल बढ़ना चाहिए ना, तो बहुत कम दिया जा रहा है पैसा। देखो स्टेट देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि ये तो पैथेटिकली बहुत लो है, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल देख ले राजस्थान का, तो राजस्थान का जो पेंशन है उसमें 11,000, वही जो बोला अभी इसने, 11,000 करोड़ लगभग दिया जा रहा है, लगभग 30% ज़्यादा है जो सरकार NSAP के लिए दे रही है। तो स्टेट ज़्यादा बेटर दे रही है केंद्र से, तो केंद्र स्टेट से सीखना चाहिए केंद्र को। या तो फिर तुम ख़त्म कर दो, ये ख़त्म ही कर दो ना, अब बोल दो कि स्टेट ही करे, इतना कम देने की क्या जरूरत है। वहाँ पे एग्जाम्पल समझो कि आखिर क्या हुआ कि ये 15 साल में लगभग 200% तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ा है, लगभग 193 का मतलब क्या हुआ, लगभग 200% तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ा है।
तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे दिक्कत हुआ, जो वल्नरेबल सेक्शन है वो कैसे 200 रुपये में गुजारा करेगा। अभी का टाइम 200 रुपये में गुजारा करने वाला है, बताओ जरा, एक महीना में। जैसे 2007 से लेकर 2023 तक देखोगे तो लगभग 200% तुम्हारा इन्फ्लेशन आया, महंगाई आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए 2007 में जो 200 रुपया था वो 2023 में 586 रुपीज़ हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। बात समझ में आ गया ना। 200 रुपये जो उस समय था अभी के हिसाब से 600 रुपया हो जाएगा। कहाँ दिया? 200 रुपया उस समय भी था, 200 रुपया अभी भी है, तो प्रॉब्लम है। इसलिए 2016 में बहुत सारे पेंशनर जो थे वो धरना पे चले गए थे, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखे, कैबिनेट मिनिस्टर को भी उन्होंने याचिका दिया और उन्होंने कहा कि देखिए बढ़ा दीजिए, कैसे एक दिन में 7 रुपये हम रहेंगे, 7 रुपया में एक दिन कैसे गुजारा करेंगे हम लोग, ये बहुत डिफिकल्ट है। आज समझ में आ गया ना। ये देखो डीएनएस अलाउंस और डीएनएस तुम्हारा रिलीफ जो है ये खुद तुम्हारा 4 महीना 3 महीना में बदलते रहता है और इसके वजह से 12,000 करोड़ रुपया जाता है। ये डीएनएस अलाउंस मतलब जो जितने भी सरकारी जो भी एम्प्लॉयज़ है ना उसको बढ़ाया दिया था, उसको पैसा अधिक दिया जाता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। देखो उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया जाता है, समझे। लगभग 30% ज़्यादा है तुम्हारा जो तुम सिक्योरिटी पेंशन में खर्च कर रहे हो उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। जब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप हर समय बढ़ाते रहते हैं और उसके लिए आप 12,000 करोड़ एक साल में दे रहे हो, आप इसमें 9,000 दे रहे हो, वो भी इतना बड़ा इस कंट्री है। कंट्री कितना बड़ा कंट्री है, उसमें 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज है और 9,000 करोड़ दोगे तो क्या होगा इससे कई गुना ज़्यादा तो आप अपने उसके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दे रहे हो आप डीएनएस अलाउंस के रूप में, डीएनएस रिलीफ के रूप में। ये 3 महीना 4 महीना में ये रिवाइज किया जाता है और देखा जाता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारा एम्प्लॉय ठीक रहा है कि नहीं ठीक रहा है। यदि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो उसको अलग से पैसा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ। आगे देखो, फाइनली देखो तो अब ये बड़ी बात है कि क्या लग रहा है कंटिन्यू तो होगा बट कोई इसमें जान नहीं रहा। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2001 का सेंसस, 2001 का जो सेंसस है उसको ख़त्म करके 2011 का सेंसस लागू करना चाहिए। और कई लोग तो बेचारे बीपीएल कैटेगरी वाले लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो 2001 में जो बीपीएल कैटेगरी वाले थे वही लोग को पैसा मिलेगा। कई ऐसे भी लोग होंगे जो उस समय बीपीएल कैटेगरी में नहीं थे, बाद में आए, तो उसको तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आ गया ना। देखो आगे दो 55 देखो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Science and technology development and their applications and effects in everyday life achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology। देखो ये हिंदू पेपर में आया था 19 फरवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले समझ लो कि इसका मामला क्या है। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस। देखो पोलियो वायरस बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि ये वायरस लग गया ना तो पैरालिसिस हो जाता है बच्चे लोग को, ठीक है ना। इसलिए उसको पिलाया जाता है, ड्रॉप पिलाया जाता है। पूरा वर्ल्ड में देखोगे तो पोलियो वायरस से रिलेटेड 3 स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3। स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 कंप्लीटली रिलीफ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब केवल स्ट्रेन 1 ही है जो वर्ल्ड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है, बाकी वर्ल्ड से पूरा इरेडिकेट हो चुका है। मगर उसके बावजूद भी पोलियो का खतरा हर समय बना रहता है। तभी तो यूनिवर्सल जो तुम्हारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत पोलियो को लाया गया। और अभी भी देखो ना, अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा ही है कि इंजेक्टेबल वैक्सीन देंगे। इंजेक्टेबल मतलब अब पोलियो पिलाया नहीं जाएगा, इंजेक्ट करके दिया जाएगा। क्या रीज़न है इसका? देखो समझो, इस चीज़ को बढ़िया समझना होगा कि जब वो पोलियो ख़त्म ही हो गया तो पोलियो देने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल होना चाहिए ना तुम लोग का कि जब पोलियो भारत 2013 में ख़त्म हो गया, पूरा इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म हो गया, पोलियो का प्रॉब्लम नहीं है हमारे कंट्री में पोलियो वायरस से रिलेटेड, मगर फिर भी हम देते हैं। इसका रीज़न ये है, ये देखो स्ट्रेन सब इंडिया से तीनों स्ट्रेन खत्म हो गए। स्ट्रेन 1 भी खत्म हो गया, स्ट्रेन 2 भी खत्म हो गया, स्ट्रेन 3 भी खत्म हो गया। मगर हम पोलियो इसलिए देते हैं स्टूडेंट कि जैसे मान लो कि वो फिर से वो जीवित ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट रहता है, हवा में प्रेजेंट रहता है, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट रहता है वायरस सब। जैसे एग्जांपल देखो कि जो ओरल जो पिलाया जाता है, पोलियो पिलाया जाता है ना, किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, इम्यूनोडिफिशियंसी है, इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, तो उस समय वो विरुलेंट फॉर्म करता है। विरुलेंट मतलब एक तरह से म्यूटेशन समझो। यदि म्यूटेशन फॉर्म करेगा और वो बच्चा यदि टॉयलेट करता है, उसका जो फिसिस है यदि वाटर बॉडी में जाकर अटैच हो गया, जानते हो सब ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर में जाके अटैच हो जाता है, यदि वाटर में अटैच हुआ तो फिर से वो स्ट्रेन 1 फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पोलियो खत्म करने के लिए हम ओरल पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, उसकी वजह से दूसरा वायरस क्रिएट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन की वजह से पोलियो वायरस हो रहा है। अब वैक्सीन की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैक्सीन दिया जा रहा है
वो लाइफ एचुनेटेड है। लाइफ मतलब वो लाइफ कंपोनेंट है पैथोजन का, जो दिया जाता है ना उसमें खुद तुम्हारा पोलियो वायरस ही हो, क्योंकि एक वायरस को दूसरा वायरस खत्म करता है बट उसका इंटेंसिटी घटा के देते हैं। जैसे कोविड-19 में भी था ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर है, किसी को खत्म करके दिया जा रहा था, किसी को उसका इफेक्ट कम करके दिया जा रहा था। तो पोलियो वायरस में क्या है, तुम्हारा जो वायरस है लाइव वायरस है, उसमें जिंदा वायरस है वो, और उसका इफेक्ट को कम करके पिलाया जाता है मुंह के अंदर। बात समझ गए ना। बट देखो यदि बच्चा का एफिशिएंसी खराब है, बच्चा का इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, तो वेरुलेंट फॉर्म हो जाएगा। वेरुलेंट मतलब एक तरह से वायरस फॉर्म हो जाएगा। और बच्चा का यदि टॉयलेट तुम्हारा जाके यदि वाटर बॉडी में अटैच हो गया तो वो जो वायरस है वो स्ट्रेन जो पूरा फैल जाएगा। इसलिए कोशिश किया जाता है कि कम से कम 80 या 90% तक बच्चे लोग को पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, क्योंकि ये पिलाने के बाद ही कंट्रोल होगा, नहीं तो कभी भी निकल सकता है ये चीज़। बट ये कि WHO ने भी ये बात कहा है, WHO ने भी कहा है कि अब ओरल पे मत करिए, क्योंकि ओरल से करने से क्या एक अलग से पोलियो वायरस क्रिएट हो रहा है वेरुलेंट की वजह से। तो आप इंजेक्टेबल करो, बट इंजेक्टेबल इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत पैसा लगता है, उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। बात समझे, ये मामला है। इसलिए वेस्ट बंगाल ने कुछ कहा है, यहाँ पे समझो। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम उसको रखना चाहेंगे। ठीक है, ब्रेव डिसीजन है ये, ब्रेव डिसीजन, बहुत पैसा खर्च होगा इससे। ठीक है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन देखो, ओरल मतलब मुंह से जो मुंह में पिलाया जाता है, वो तुम्हारा बर्थ के टाइम में दिया जाता है, 6 वीक्स में दिया जाता है, 10 वीक्स में दिया जाता है और 14 वीक्स में दिया जाता है। ठीक है। और बाद में बूस्टर डोज तुम्हारा 16 या 24 मंथ में दिया जाता है। इस तरह है। नहीं तो यदि नहीं दोगे और पोलियो वायरस से ग्रसित हो जाए तो बच्चा पैरालाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। अभी भी कई आदमी तुमको मिलेगा जो पैरालाइज है। क्यों? पोलियो का ड्रॉप ही नहीं लिया था उसने। पोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हो ना, सेलिब्रिटी भी आता है बोलने के लिए कि 2 बूंद जिंदगी की, तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो आएंगे। बात समझ में आ गया ना। तो देखो इंजेक्टेबल वैक्सीन कब दिया जाता है? 6 मंथ में दिया जाता है, उसका दूसरा डोज 14 वीक्स में। इसका अलग तरीका है। ओरल का क्या है, तुम्हारा पहले बर्थ में दो, 6 वीक्स में दो, 14 वीक्स में दो, एक बूस्टर लगेगा 16 to 24 मंथ में। बट जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो 6 वीक्स में लगेगा, उसके बाद फिर 14 वीक्स में सेकंड डोज लगेगा। हाँ, वेस्ट बंगाल ने ये भी कहा था ठीक है, थर्ड इंजेक्टेबल वैक्सीन भी देंगे 9 मंथ में। यानी कि सरकार अच्छे से कदम ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना। 2 पोलियो इम्यूनाइजेशन डेज आर ऑब्जर्व्ड इन द कंट्री ईच ईयर, यानी कि हमारे भारत में 2 दिन को इम्यूनाइजेशन डेज मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई स्टेट में तुम्हारा क्या है कि जो बच्चा 5 साल से नीचे है उसको भी दिया जाता है। पिलाओ पिलाओ ये लोग को, क्या कि देश का एसेट है ये। कुछ हो जाएगा बचपन में ही हो जाएगा तो बाद में फिर कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे देश आगे निकलेगा। तो इसके और देखो पोलियो वैक्सीन तो ऐसा है बाबू, चौर चौराहे पे भी मिल जाता है ना। यदि तुम रेलवे स्टेशन जा रहे हो वहाँ पे भी कैंप लगा के बैठा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ वो क्या बोलते हैं इसका वेलफेयर मिनिस्ट्री से वेबसाइट से लिया गया है ये चीज़। देखो BCG ट्यूबरक्लोसिस, यदि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड तुम्हारा BCG का मतलब ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है ये तुम्हारा, ये बर्थ के टाइम में दिया जाता है या फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिया जाता है, 1 साल से पहले दिया जाता है। समझे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बर्थ के टाइम में देना ही पड़ेगा उसी दिन, वो तुम्हारा हेपेटाइटिस B है। वो बर्थ के जिस दिन जन्मा बच्चा उसी दिन चाहिए। वो पूछे थे ना सवाल पहले भी, हेपेटाइटिस B दिया जाता है, उसका वैक्सीन दिया जाता है। देखो एट बर्थ और 24 आवर्स के अंदर पड़ना चाहिए वो। ठीक है। ये देखो ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तुम्हारा बर्थ के टाइम में भी हो सकता है या फिर 15 डेज के अंदर भी हो सकता है। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेपेटाइटिस B है, ये तो 15 दिन के अंदर भी दे सकते हो। अब देखो इसका 1, 2, 3 तो देख रहे हो, अभी जस्ट बताए थे 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, जब तक 5 साल का बच्चा ना हो जाए। पेंटावैलेंट भी दिया जाता है, देखो 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में। रोटा वायरस के लिए भी दिया जाता है। इंजेक्टेबल पोलियो वायरस देखो ये तुम्हारा 2 फ्रैक्शन में होता है, 6 वीक में और 14 वीक्स में। मिसल्स का भी दिया जाता है, जानते हो मिसल्स का 9 कंप्लीटेड मंथ्स या 12 मंथ, 9 मंथ हो गया तब दिया जा सकता है, फिर 12 मंथ में दिया जाता है। और ये 5 साल के नीचे के बच्चों को दिया जाता है। समझ गए ना, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से पिलाया जाता है कि, और ये सब इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा कोई हॉस्पिटल में होता है देखना, उसको बोलाता है कि पोलियो का दे दे, फिर 6 वीक में लेके आना, फिर देंगे, इस तरह होता है। आगे देखो पोलियो कॉजेस इरिवर्सिबल पैरालिसिस इन चिल्ड्रन, सही बात है ना। यदि पोलियो वायरस लग गया तो पैरालिसिस हो जाएगा, फिर अपंग हो जाएगा बच्चा पूरी तरीके से। तो पोलियो वायरस देखो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, समझे, और ये नर्व सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी की वजह से तुम्हारा पैरालिसिस हो सकता है, घंटों में पैरालिसिस हो सकता है।
पोलियो वायरस का जैसे कि मैंने बताया कि इसका 3 टाइप का स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेरोटाइप्स। देखो 5 to 10% डाई व्हेन द ब्रीथिंग मसल्स बिकम इमोबलाइज। अब जब अटैक होता है ना तो जो तुम्हारा ब्रीथिंग मसल्स है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए बच्चे मर जाते हैं। अब पोलियो का देखो कोई क्योर ही नहीं है, बस एक वैक्सीन ही सबसे बेस्ट उपाय है, समझ गए। तो ये देखो जानस सल्क ने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाया था, उसके बाद अल्बर्ट साबिन ने लाइव पोलियो वैक्सीन बनाया है जो कि अभी भी दिया जाता है। अभी वही लाइव पोलियो वैक्सीन मतलब क्या कि जो वायरस जो दिया जा रहा है वो लाइव है, पर उसका इम्पैक्ट वो कम किया जा रहा है। यही कारण तो है कि जिस बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम गड़बड़ है वहाँ विरुलेंट फॉर्म हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग पोलियो डिराइव, समझे, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, यानी कि वैक्सीन जो दिया गया है उसकी वजह से पोलियो वायरस निकल रहा है, समझे ना। तो यानी कि जो आप ओरली जो दे रहे हो वो लाइव है, लाइव पैथोजन है, लाइव वायरस है, उसकी वजह से और एक निकलने का चांसेस रहता है। तो देखो आगे WHO ने कहा कि ठीक है इंडिया को रिमूव कर दिया एंडेमिक कंट्री से, क्योंकि इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है स्टूडेंट। तो समझते हैं कि कैसे कैसे हुआ। रोटरी इंटरनेशनल लॉन्च इट्स पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन पोलियो प्लस इन 1985, ठीक है, इसने किया 1995 में। हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि ठीक है पहली बार हम क्या करने वाले, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करने वाले कंट्री में। लास्ट जो हमारा जो स्ट्रेन 2 का जो रिकॉर्ड किया गया था वो 1999 में किया गया था अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में। जो हमारा 3 वाला स्ट्रेन था वो 2010 में किया गया, और जो लास्ट 1 टाइप जो पहला वाला टाइप था वो तुम्हारा 2011 में डिटेक्ट किया गया है, लास्ट था। तो हम 2013 के बाद स्टूडेंट, यदि मैं प्रिसाइजली कहूँ ठीक से, 2013 के बाद पूरा भारत क्या हो गया, पोलियो फ्री हो गया। मगर फिर भी पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, रीज़न वही है कि हो सकता है वैक्सीन डिराइव उससे, यदि नहीं पिलाओगे तो फिर रीइमर्ज हो जाएगा, समझ गए ना। अभी तक पूरा वर्ल्ड में 2 स्ट्रेन तो खत्म हो चुका है। जो पहला स्ट्रेन है वो अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रेजेंट है, मगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तुम्हारा सेकेंड और थर्ड वाला नहीं है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखते हैं 56। अरे बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बड़ा एडिटोरियल से। देखो यहाँ पर GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदू पेपर में आया था 19 फरवरी 2023 को। इसमें समझते हैं स्टूडेंट क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट का मतलब। सिक्योरिटी मार्केट का मतलब होता है जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, जहाँ पे डेरिवेटिव को बेचा जाता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, डेरिवेटिव एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। देखो एसेट कहीं और है, एसेट के रूप में जो भी चीज़ व्यापार हो रहा है उसको कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे रिलायंस जियो का अपना एसेट होगा, उसके नाम पे हम शेयर बेच रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मार्केट ही सिक्योरिटी मार्केट है। अब देखो इसमें 4 लॉज आते हैं, क्योंकि देखो अभी कटघरा में आया है तुम्हारा सेबी, क्योंकि जो अडानी का जो केस हुआ हिडनबर्ग रिपोर्ट, तो सेबी पे आरोप लग रहा है कि सेबी कर क्या रहा है इतने दिन से, यानी कि सेबी का जो नियम कायदा है वो उसको ब्रीच हो रहा है, तभी तो इतना बड़ा जो इन्वेस्टर जो था उसमें शेयर होल्डर था उसका इतना नुकसान हुआ है। तो सेबी के ऊपर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे वो हो रहा है कि सेबी के ऊपर तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, सेबी को टाइट किया जा रहा है कि तुम कर क्या रहा है। तो पहले समझते हैं पूरा इसका, समझते हैं कि आखिर कौन सा कानून व्यवस्था है जो शेयर मार्केट को चलाता है, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट को जो चलाता है। तो देखो यहाँ पे 4 लॉज है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। एक कंपनी एक्ट है 2013 का, एक तुम्हारा सेबी एक्ट है जहाँ सेबी पावर डिराइव करता है, ठीक है, 1992 का। एक तुम्हारा SCRA एक्ट है, SCRA का मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और एक जो लास्ट है वो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है। सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है और गवर्नमेंट को भी बोला है कि भाई इस तरह तो नहीं चलने वाला है, शेयर मार्केट वॉलेटिलिटी है, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हो रहा है, सेबी कर क्या रहा है। और देखो दिक्कत पता है सेबी का क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत सेबी का है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, RBI की तरह नहीं है। RBI तो एक तरह से ऑटोनोमस काम करता है, बहुत ऑटोनोमस काम करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, बट सेबी नहीं है। सेबी में जो अपॉइंटमेंट होता है, हालांकि अभी RBI को भी अपॉइंट करता है वही सब, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इन्वॉल्व है, बट फिर भी RBI को बहुत पावर मिलता है, ऑटोनॉमी बहुत मिलता है, बट सेबी को उतना ऑटोनॉमी नहीं मिलता है। केंद्र पूरा हावी है सेबी पे। हाँ ये है कि सेबी मगर पैसा के लिए मोहताज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, पैसा खूब कमाता है ये संस्था, बट पैसा कमाना अपने जगह है, ऑटोनॉमी में अभी भी गड़बड़ी है सेबी में। तो समझते हैं यहाँ पे देखो सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट जो 1992 था, जो बनाया गया था, इसके अंतर्गत क्या है कि ये सेबी को एम्पावर करता है कि बिल्कुल आप इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पे काम करो,
ठीक है ना। और कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई भी आदमी आके इस पर इन्वेस्ट कर सकता है, उसका पैसा बर्बाद ना हो। हाँ, इसको पूरा पावर है कि ये रजिस्ट्रेशन करवा सकता है स्टॉक ब्रोकर्स का, मर्चेंट बैंकर्स का, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, और जो भी उसका कार्य है वो कार्य को ये कर सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन ये सुझाव दे सकता है ये सभी मर्चेंट बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स को, समझ गए ना। और यदि वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, रूल्स और रेगुलेशन को ब्रोक कर रहा है, तो उस समय इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाए जा सकते हैं, सस्पेंड भी किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। ये तुम्हारा सेबी एक्ट 1992 सेबी को इतना कुछ देता है, समझ में आ गया ना स्टूडेंट। SCRA 1956, SCRA बता दिए थे ना ऊपर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये क्या देता है सेबी को, ये इंपावर करता है सेबी को कि आप किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, डिरिकॉग्नाइज कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस को। स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, बहुत सारा शेयर बिकता है, तो उस समय शेयर को मंजूरी भी दे सकता है, शेयर का हटा भी सकता है, और उसके लिए लॉस वगैरह बना सकता है, ताकि ठीक से स्टॉक एक्सचेंज में जो क्लियरिंग सेटलमेंट वो ठीक से हो सके। यानी कि जो दावा किया जा रहा है कितना हमारा लगा है ये वो, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से रेगुलेट कर सके सेबी, उसके लिए शेयर मार्केट, उसके लिए SCRA रूल्स 1956। अब देखो डिपॉजिटरी एक्ट, बिल्कुल यही एक्ट है जो कहता है कि आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलने का मतलब क्या है, जितने भी डिपॉजिटरीज हमारे कंट्री में, डिपॉजिटरी कितने हैं, 2 हैं, NSDCL और CDCL, जानते हो ना, पढ़ाए थे पहले, NSDCL और CDCL, वही हमारा शेयर मार्केट में लगाता है। और बाकी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो बैंक भी हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में ये बोला गया कि हाँ डीमेटलाइज सिक्योरिटी होना चाहिए। डीमेटलाइज सिक्योरिटी मतलब क्या है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कोई भी जैसे तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी शेयर मार्केट में कुछ लगाना चाहता है तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोलना होगा। हाँ, वो कौन, हम जाके SBI बैंक में भी खोल सकते हैं, पर उस चीज़ को जो मेंटेन करेगा वो डिपॉजिटरी होगा। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है, NSDCL और CDCL, ये 2 संस्था है भारत में जो करता है, एक तुम्हारा NSE में करता है, एक तुम्हारा BSE में करता है, इसलिए NSDCL और CDCL होता है डिपॉजिटरी। मगर जो डिपॉजिटरी इंटरमीडिएटरी है, जो डिपॉजिटरी इंटरमीडिएटरी से है, यानी कि डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स है या इंटरमीडिएट कहो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, वो बैंक है, वो तुम्हारा बैंक है या फिर दूसरा संस्था भी हो सकता है जो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम लगा सकते हैं। बट वो जो डीमैट अकाउंट जो मेंटेन करेगा वो CDCL और NSDCL है। समझ में आ गया ना, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। और उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, वो तुम्हारा डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में ही वो बताया गया है। आगे देखो तो क्या रोल है सेबी का मार्केट वॉलेटिलिटी को लेके। देखो सेबी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता मार्केट वॉलेटिलिटी में, ठीक है। इसमें जैसे स्टॉक एक्सचेंज NSE हुआ, BSE हुआ, इसमें सर्किट फिल्टर रहता है। सर्किट फिल्टर का मतलब है कि मान लो कि शेयर बढ़ा एकदम ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मान लो कि पहले 100 था, वो 100 होकर तुम्हारा 1000 हो गया, तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया ना, आराम से सर्किट ब्रेक लग जाएगा, 1000 के ऊपर नहीं बढ़ सकता है, पहले से सर्किट ब्रेकर प्रेजेंट है वहाँ पे। तो इसलिए बोला कि सेबी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता है, बट सेबी का जो मैकेनिज्म है सर्किट फिल्टर, उसके द्वारा यदि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, हाँ 100 से 1000 हो गया और 1000 से भी क्रॉस करना चाह रहा है, तो क्योंकि वो तो ओवर लिवरेज हो रहा है ना, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर वैल्यू हो रहा है बिल्कुल, तो उसमें कट जाएगा वो कि अब इससे ऊपर नहीं जा सकता है। सिमिलरली देखो सेबी तुम्हारा डायरेक्शन दे सकता है शेयर मार्केट से रिलेटेड, ये ट्रेडिंग और सेटलमेंट कर सकता है जैसे कि पहले बताए हैं। और सेबी देखो, सेबी के पास ये भी पावर है कि मान लो कि ऐसा हुआ कि ऊपर नहीं जा रहा, बहुत नीचे चला गया, किसी का शेयर नीचे भी जा सकता है, जब नीचे चला जाएगा तो उस समय इसके पास पूरा पावर है कि ये रोक सकता है, ठहरो, और जो सेलिंग और परचेजिंग जो हो रहा था उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर सकता है। तो इतना पावर है कि जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी आ रहा है उसको स्टॉप करवा सकता है ये। तो देखो वही लिखा गया है, सेबी कैन इशू डायरेक्शन टू दोज हु आर एसोसिएटेड विद द मार्केट, जो भी मार्केट से एसोसिएटेड है उसके लिए वो डायरेक्शन दे सकता है। इट हैज़ पावर टू रेगुलेट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। यूजिंग दिस पावर सेबी कैन डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस टू स्टॉप ट्रेडिंग टोटली और सेलेक्टिवली, यानी कि सेबी इस पावर को यूज़ करके बोल सकता है कि अब हो गया, अब नहीं होगा, एक्सचेंज हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे चला गया, वो जब नीचे चला गया तो क्राइसिस में आ जाएगा, इसलिए उस समय रुकवा सकता है। इट कैन ऑल्सो प्रोहिबिट एंटिटी और पर्सन फ्रॉम बाइंग, और एट द सेम टाइम पर्सन को रोक भी सकता है, जो परचेजर होता है, जो ब्रोकर होगा या फिर जो परचेजर होगा, जो शेयर को खरीदना चाहेगा, उसको भी रोक सकता है।
सेलिंग करने से भी रोक सकता है, डीलिंग करने से भी रोक सकता है, इतना पावर है इसके पास। ये इसलिए करता है स्टूडेंट ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी को ये कंट्रोल कर सके। अदरवाइज मान लो कि एक का शेयर बहुत लगातार बढ़ गया, एक का बहुत नीचे चला गया, तो दोनों ही केस में खतरनाक चीज है। आगे देखो क्या क्या गाइडलाइंस तुम्हारा है। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू रेज फंड बाय वेरियस कंपनी, यानी कि अलग अलग कंपनी किस तरह अपने फंड को रेज कर सकता है शेयर मार्केट के हेल्प से। देखो तो कंपनी एक्ट में दिया गया, जैसे बताए थे ना, कंपनी एक्ट भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी मार्केट के लिए। तो देखो कंपनी एक्ट में क्या बताया गया है कि कंपनी एक्ट 2013 रेगुलेट्स कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट हैज डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू इन्फोर्स सम ऑफ द प्रोविजंस इट्स प्रोविजन टू सेबी, दे इंक्लूड। देखो इसमें क्या कि जो भी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो सब तुम्हारा क्या है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आ जाएगा। इसमें कैसे तुमको कैपिटल रेज करना है वो नियम कायदा सेबी बना देगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह होना चाहिए, बोर्ड कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ओवरसाइट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टर का यदि कोई ग्रीवांसेस है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सब तुम्हारा कंपनी एक्ट में दिया गया है स्टूडेंट। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन अंडर CIS आर ऑल्सो रेगुलेट, यानी कि सेबी इसमें भी बहुत कुछ दखल अंदाजी करता है। तो सेबी का यहाँ पे फुल कंट्रोल है, ये जितने भी नियम है, बोर्ड कंपोजिशन क्या होना चाहिए कंपनी, वो सब देखते रहेगा, क्योंकि ये सब नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है जो कि सेबी करवाएगा उससे। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, तो स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल क्या है तुम्हारा, ये कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे नया बैठे हो ना, तुम लोग कुछ समझ में नहीं आएगा ये। द टर्म सिक्योरिटी, देखो जो सिक्योरिटी वाला टर्म है वो SCRA में बताया गया, 1956 वाला जो नियम है, ठीक है, वो भी सेबी के अंदर ही आता है। सेबी के पास पूरा, SCRA के पास पूरा एम्पावर करता है सेबी को कि आप जिसको रिकॉग्नाइज करना है रिकॉग्नाइज करो, ये जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है मत करो, यानी रिकॉग्नाइज करेगा तभी वो शेयर मार्केट में लगा सकता है अपना, समझ गए ना। तो ये सब प्रोविजंस है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट चलता है। आगे देखो व्हाट अबाउट द सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्रॉड, फ्रॉड को लेके क्या दिया गया है। तो देखो फ्रॉड में क्या क्या हो सकता है, मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है। देखो इस बार शॉर्ट सेलिंग वाला जो हुआ था, मार्केट मैनिपुलेट हुआ ना, शॉर्ट सेलिंग वाला जो हुआ था, जो अडानी ने जो किया था, शॉर्ट सेलिंग मतलब 25 या 30% होना चाहिए जो लिक्विडिटी को प्रेजेंट करे, लिक्विडिटी को जो दिखाए। तो इस तरह के यदि मार्केट मैनिपुलेशन होता है, कोई फ्रॉड होता है, या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि गुप्त रूप में आपको सूचना है क्योंकि आप कॉलीग्स हो और आप बाहर जाके इन्फॉर्मेशन दे के आप शेयर में खरीद रहे हो, तो इस तरह का चीज़ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए 1995 और 1992 में नियम कायदे बनाए गए थे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें सेबी के एक्ट में पूरा फ्रॉड के बारे में जानकारी दिया गया है। तो सेबी हैज़ गिवन द पावर्स ऑफ सिविल कोड, देखो सेबी के पास पूरा सिविल कोड का पावर है। और उससे पहले ऊपर देख लो कि यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ होगा, तो उसमें भी सेबी वो कर सकता है, क्योंकि जानते हो कि शेयर मार्केट है, उसमें ब्लैक मनी कितना आता है, तो ब्लैक मनी आएगा तो PMLA वाला इशू आ ही जाएगा, तो सेबी एक्टिवेट हो जाएगा। सेबी के पास बिल्कुल एक सिविल कोड की तरह पावर है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, सेबी ने यही पावर यूज़ करके सत्यम जो घोटाला हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड, उस पर भी कार्रवाई किया था। सहारा इंडिया देखो, है ना, केतन पारेख का, विजय माल्या का, सब इशू उठाया था इसने। हाँ, यदि सेबी के ऑर्डर से तुम खुश नहीं हो तो तुम सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो, जहाँ पे 3 मेंबर होते हैं। यदि वहाँ से भी तुम खुश नहीं हो तो तुम हाई कोर्ट नहीं, तुमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये कौन सा जुरिस्डिक्शन होगा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। बात समझ में आ गया ना, दैट्स इट।